नमस्ते आदित्य, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और आज हम आज एक नए एपिसोड में आए हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि सिंथेटिक बायोलॉजी का कैसे डुअल यूज मतलब फायदे के लिए और नुकसान दोनों के लिए उपयोग हो सकता है। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? पहले तो मुझे बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि यह एक दो-धारी तलवार की तरह है और इसका इस्तेमाल भले के लिए भी किया जा सकता है और हानि के लिए भी किया जा सकता है। इस पे निर्भर करता है कि हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। जी। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले बात कर सकते हैं क्रिस्पर के बारे में, हम उसके बारे में जानते हैं कि वो हम लोग जीन एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर वही गलत हाथों में चला जाए, तो हम लोग उसका जैसे कि वायरस की वायरुलेंस इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो वो लोगों पे है कि उसका आप कैसे इस्तेमाल करें। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और हुँ। उदाहरण का हम बात करें तो 2018 में जब कैनेडियन रिसर्चर्स ने हॉर्स पॉक्स वायरसेस को वैक्सीन बनाने के लिए बनाया था, बट हम अब इससे ऐसे भी पता चल गया कि हम वायरसेस लाइक स्मॉल पॉक्स वायरस और अदर डिजीज कॉजिंग वायरसेस को भी फिर से बना सकता है सिंथेटिक बायोलॉजी के। तो ऐसे डिजीज स्प्रेड करने के लिए भी एक गलत तरीके से यूज हो सकती है सिंथेटिक बायोलॉजी। अभी कुंजल ये चीज़ बोल रही थी तो उससे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हॉर्स पॉक्स वायरस कैनेडियन साइंटिस्ट ने किया था, जिसमें उन्होंने यही बोला था कि ये वो लोग एक वैक्सीन के लिए इसको डेवलप कर रहे हैं। बट वही चीज़ अगर किसी के गलत हाथों में चला जाए, तो बहुत ही घातक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका बायोलॉजिकल वॉरफेयर में यूज़ किया जा सकता है। आखिरकार जो साइंटिस्ट उसे किसी अच्छे काम के लिए लगाते हैं, अगर उन्हें प्रेशराइज़ किया जाए कि नहीं आप इसे वॉर में हम लोग यूज़ करेंगे और मतलब उन्हें धमकी दी जाए कि नहीं आप इसे उस मुताबिक मॉडिफ़ाई करें कि वॉर में इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकें दूसरे देशों के लोगों को हानि पहुँचाने के लिए। तो बिल्कुल जिस टेक्नोलॉजी से उसका फ़ायदा हो रहा है, हम बीमारी को मिटा पा रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी से हम लोगों को और बीमार भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। आपका क्या विचार है इस चीज़ पे कि अगर कोई इस पे काम कर रहा है, सिंथेटिक बायोलॉजी पे अगर कोई काम कर रहा है, तो उसको क्या सोचना चाहिए? उसको क्या प्रिवेंशंस या प्रिकॉशंस या फिर कुछ क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो सिंथेटिक बायोलॉजी मैं कहूँगा बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और इस पे हर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिंथेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत उस पे टाइट रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि हम जो खेल रहे हैं, एक तरह से वो जीन्स के साथ खेलना हुआ, जीन मॉडिफ़िकेशन करना, ऑर्गेनिज़म्स के डीएनए को चेंज करना, ये सब कोई बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं जिसे कैज़ुअली लिया जाए। आखिर अगर जो जीनोम है उसको बदलने से पूरा जीव बदल जा रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का सही हाथों में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम मूवीज़ की बात करें, तो सुपरमैन मूवी का जो मेन थीम यही है कि वहाँ पर ऐसा होता है कि सारे जो भी नए बच्चों का जन्म होता है, उन्हें पहले से ये डिसाइडेड किया जाता है कि ये जो है आगे चल के क्या बनेगा, अगर इसे वर्कर बनना है, इसे राजा बनना है, इसे लीडर बनना है, इसे तो ये एक सामाजिक रूप से आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो कि वो क्या बनना चाहता है। तो आप उस व्यक्ति को फ्रीडम नहीं दे रहे हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाए ताकि लोगों को अपने किसी एक ऑक्यूपेशन से बाँध दिया जाए या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे अब अगर चूहों पे या ऐसे हाल ही में चाइना में क्या हुआ था कि किसी ने ह्यूमन एम्ब्रियोज पे टेस्टिंग की थी। तो ये सब उदाहरण से पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ का स्कोप है और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ करके और बिल्कुल सावधानी से यूज़ करें। बहुत ही सही बात बोली। अगर इसमें हम देखें कि जैसे आपने बताया एथिक्स या नैतिकता के बारे में आपने फ़ोकस किया कि सिर्फ़ रिसर्च नहीं ज़रूरी है, ये सारे गाइडलाइंस फ़ॉलो करने के लिए। अगर हम इसमें पूछें कि हमें लाइन कहाँ बनानी हो, सपोज़िटली कि मतलब
रिसर्च या इनोवेशन भी रुकना नहीं चाहिए, बट उसके साथ-साथ हम ऐसा भी ना देखें कि लोग उसे मिसयूज़ करें। तो ऐसे कुछ अगर आप बता सकते हैं उपाय जो हम लगा सकें कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए इसमें? ये तो सबसे ज़रूरी तो है इस पे रेगुलेशन होना, बहुत सारे लॉज़ होना, क्योंकि हाल ही में 2020 5 साल हो गए हैं कोविड को आए हुए। तो अगर आप मान लीजिए अगर कोविड के आने पर सारे लैब्स जो है, अगर वो कोलैबोरेट नहीं करते, उसके डीएनए सीक्वेंस को ओपन नहीं करते, तो इसमें तो बहुत सभी को नुकसान होता है। तो इसमें ओपन साइंस का बहुत बड़ा रोल है और जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं उन्हें ओपन एक्सेस होना चाहिए पहले तो। और इसके खिलाफ बहुत कड़े कानून होने चाहिए जो भी बायोलॉजिकल डीएनए के साथ या फिर जीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके कुछ भी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पे बहुत ज्यादा नियम कानून के अनुसार काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा जो मर्जी कोई ऐसे कंपनी कुछ भी कर रही है और किसी को पता नहीं है कि आखिर वो कंपनी कर क्या रही है, और जब कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो सामने आए कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से आज सभी को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे जरूरी तो है कि कड़े कानून होना। दूसरी बात है कि कोलैबोरेशंस और नेटवर्किंग या फिर ओपन साइंस जिसे कह सकते हैं, मतलब हर शोध को जैसे सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। और आई थिंक सभी साइंटिस्ट को एथिकल स्टैंडर्ड्स और मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सभी को और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल कंपस के साथ अपने काम को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, वो आगे चलकर बहुत ज्यादा घातक और बहुत ज्यादा परिवर्तक भी हो सकता है। दोनों ही मायनों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो चीजें हम ऐसे हैंडल कर रहे हैं उनका आगे चल के क्या हो सकता है क्या नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बोला बिल्कुल सही है, पर हम एक्सपेरिमेंट्स को उस तरह से रोक नहीं सकते हैं। डब्ल्यूएचओ और एनआईएच ने अपने रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं कि ऐसे ही करना है, आपको ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद भी उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अंत में शैतानी दिमाग जो करना चाहे वो करेगा। जी हाँ, बिल्कुल साइंस का प्रोग्रेस रोकना। अब आप ये किसी भी पहलू में ले लीजिए। अब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सोल्जर्स पे ऐसे या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे जो कि किसी को भी सुनकर लगेगा कि ये कैसा इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, या फिर उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। और जाहिर सी बात है उससे उनमें से कुछ के चलते साइंस की प्रोग्रेस भी हुई है। बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नैतिकता को भूल जाएं। और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि साइंस की प्रोग्रेस रोकना, तो साइंस की प्रोग्रेस रोक नहीं सकते हैं। अब देखिए अभी के समय में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और लोग ऐसे पासवर्ड चोरी करना हुआ या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमें फायदा पहुंचाती है उसका लोग नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा आगे आ जाते हैं। अब कोई अगर वेपन सिस्टम बनता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि आतंकवादियों के हाथ ना लगे। या फिर तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अ, ये हमेशा से रहा है, साइंस की प्रगति रोकना बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें अब जैसे चैट जीपीटी या फिर ऐसे एआई एजेंट्स का आना, अब चैट जीपीटी का कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। एआई आगे चल करके बहुत भयावह रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एआई को बनाना रोक दें। इसका मतलब ये है कि हम एआई को बेहतर बनाएं, एआई को ऐसा बनाएं कि उसका मिसयूज करना मुश्किल हो जाए और उस पे कानून का कंट्रोल रखें। बिल्कुल। तो अब फॉर एग्जांपल ब्रेन रिसर्च ही पहले के समय में बिल्कुल भी अनरेगुलेटेड था, और कोई डॉक्टर क्या सर्जरी कर रहा है इसके लेकर के मतलब लोबोटमी जैसे ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स लीगल थे। और मतलब इससे लोगों को पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है, फिर भी ऐसे प्रोसीजर्स डॉक्टर्स परफॉर्म करते थे। लेकिन इसके चलते ये लोगों को जब सामने आया कि ऐसे इसके क्या नुकसान है, और बिना
किसी गाइडलाइंस के ये सब हो रहा है तो मेडिकल काउंसिल्स और ऐसे दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस साथ आए और उन्होंने ये ड्राफ्ट किया कि नहीं, जो भी प्रोसीजर्स होंगे डॉक्टर्स द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले, उन्हें कड़ी तौर से देखा जाएगा, उसे उसे पास किया जाएगा कि हाँ, जो डॉक्टर्स हैं दुनिया भर से, वो उसे अप्रूव करते हैं और ये पेशेंट्स पे करना बिल्कुल सेफ है। तो यही विज्ञान में हर समय में ऐसे ही होते होते आया है। अब आप इंडस्ट्रियल एज में चले जाएं या फिर उससे पहले, हमेशा से विज्ञान का सही इस्तेमाल गलत इस्तेमाल तो दोनों हो सकता है, परंतु ये हमारे ऊपर मतलब निर्भर करता है कि हम उसे गलत रास्ते पे ना जाने दें। किसी भी, इसे दो सिक्के के दो पहलू की तरह है और हमेशा यह ध्यान रखते रहना पड़ेगा, ये तलवार की धार पे चलने जैसा है, हमेशा गलत होने का की संभावना रहती है, लेकिन हमें बस ध्यान रखना है कि हम उस तरफ ना जाएं। ओके, एक और अगर इसी विषय पे चर्चा की जाए तो एक इसमें आता है विषय जिसका कि क्रिस्पर या जीन एडिटिंग को यूज करना पर मतलब हम मानवों की एनहांसमेंट के लिए, लाइक इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए और ये सब चीजों के लिए भी। तो आपका क्या दृष्टिकोण है इस पर कि अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या नैतिकता के दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो क्या ये सही है? तो जो आपने पूछा डिजाइनर बेबीज, ये बहुत ज्यादा ही पॉपुलर आजकल ये टॉपिक है, क्योंकि क्रिस्पर से ये होना बहुत ज्यादा मुमकिन है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये होगा भी, क्योंकि अभी ही हम जीन थेरेपी वगैरह यूज करके ऐसे जेनेटिक डिजीजेस को सॉल्व करते हैं जो कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो पहले तो ये होगा ना कि जो ऐसे शिशु हैं जिनका कि मतलब जिन्हें कोई जेनेटिक डिजीज है, पहले उन्हें सॉल्व करने के लिए पहले उस पे इस्तेमाल किया जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हो सकता है कि हम और इसे एक कदम आगे ले जा करके, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी पेरेंट को पूछा जाए कि आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे के पास ज्यादा अच्छी मेमोरी हो, ज्यादा अच्छे ज्यादा इंटेलिजेंस हो, और किसी भी मायने में अगर उसके किसी भी खासियत को बढ़ाने की बात की जाए, ऐसे पेरेंट कोई भी चाहेगा कि हाँ, मेरे बच्चे के पास वो सारी कोई कमी ना हो उसमें, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मतलब उसे जितना हो सके मैं प्रोवाइड करूं। तो पहले तो अब ये जो है ये बहुत बारीक रेखा है कि कब हम डिजीज सॉल्व करने के लिए क्रिस्पर का इस्तेमाल करेंगे और कब ये इससे आगे बढ़कर हम उस जीन्स को मॉडिफाई करके उससे एबिलिटीज देने के लिए भी यूज करेंगे। तो शुरुआत में अभी जैसे अभी तो ऐसा होना बहुत ही रेयर है कि जेनेटिक डिजीज को सॉल्व करना क्रिस्पर का यूज करके, अभी मुश्किल से ऐसे 10 केसेस भी, आई डोंट थिंक, मतलब ऐसा अभी पॉपुलर है, और बहुत कम ही जगह पे और बहुत कम डिजीजेस अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ने ही वाला है, और सिर्फ डिजीजेस सॉल्व करना ही नहीं, हम मुझे लगता है कि ये बहुत आम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे जो नेचुरल बॉर्न किसी को कंपेयर करेंगे और किसी को ऐसे किसी कंपेयर से कर सकते हैं जिस कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, तो ऑब्वियसली जो पर्सन जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है उसके पास ज्यादा एबिलिटीज होंगी और उसके पास वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के लोग ऑप्ट करें कि हाँ, मुझे डिजाइनर बेबी चाहिए, मुझे नेचुरल बेबी नहीं चाहिए, और जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं कि हाँ, मुझे और ज्यादा फीचर्स वाला बेबी चाहिए या फिर ऐसा। तो ये आगे चल के क्या होगा इस पे कहना बहुत मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि डिजाइनर बेबीज आगे चल के बढ़ने ही वाले हैं। बिल्कुल। आपने वैसे आपको पता ही होगा कि WHO के कुछ गाइडलाइंस रहते हैं हर एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं। आपके डालना चाहिए और ऐड ऑन करना चाहिए उसमें? क्या प्लीज रिपीट कर सकते हैं? सॉरी? कैन यू प्लीज रिपीट? ओके, ऑलराइट। तो आप जानते हैं कि WHO के कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसको इस तरीके से ही करना है। आपके ख्याल में ऐसा कुछ है, कुछ नया जो उनको करना चाहिए, जो काफ़ी ज़रूरी है, जो अभी तक उसको
इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो? मुझे लगता है कि WHO दुनिया भर के वैज्ञानिकों से एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर आप कोई भी ऐसा रिसर्च जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या फिर क्रिस्पर से रिलेटेड है या इन जनरल कोई ह्यूमन जीनोम मॉडिफिकेशन से डील करता है, उसे मैंडेटोरली मतलब मैंडेटोरली इसे ओपन एक्सेस करना होना चाहिए। और ताकि जो भी ताकि कोई भी इस रिसर्च से वंचित ना रहे। हर किसी को पता चल सके कि हाँ आखिर क्या चल रहा है। अब चाइना में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट पब्लिश होने नहीं देती है जिसे। और चाइना की सरकार इस पे बहुत सारे अब जो वुहान में आई थिंक जो वायरल सेंटर था, रिसर्च सेंटर, उससे रिलेटेड काफी सारे दस्तावेज जो है आज भी जो WHO की रिसर्च टीम थे उसे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो क्या था और कैसे हुआ था। इसके इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले तो सभी देशों को इस ओपन एक्सेस और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। और WHO इस के लिए सभी को एक दरख्वास्त कर सकती है कि हाँ आप ऐसा करें। अब ये तो अभी सरकार पे निर्भर करता है कि वो इसे कैसे लेते हैं और वहाँ की साइंटिफिक कम्युनिटी, उस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी का उस पर क्या विचार है। पर WHO अपने तरफ से ये जरूर कोशिश कर सकता है। हाँ, मतलब कि गलतियों से सीख कर, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए क्या गलतियाँ हो सकती हैं और उससे उससे वो सीख कर आगे वो फिर से ना दोहराए सेम गलती। जी और हाँ, बिल्कुल। आदित्य, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपके विचार बहुत ही अच्छे थे। I think we can end the podcast after this. मुझे लगा थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, मेरा 1 घंटा का होगा। And then you told them it'll be for 15-20 minutes, but it was really nice speaking to you. Okay. And I'll have to say, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है।